हेलो हाँ जी, की हाल है। सो टुडे वी गोना ट्राई टू कवर द आंसर ऑफ प्रेसिडेंट्स। अब प्रेसिडेंट को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि मुंबई यूनिवर्सिटी में 75-25 पेपर पैटर्न में ये बहुत बार देखा गया, लाइक आई हैव सीन इट ट्वाइस। अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है दो मेजर क्वेश्चंस। वन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंट्स, एंड सेकंड इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिस्ट्रॉय द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम इसको 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट है कि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा है व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। 4 एडवांटेजेस लेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेक 3 डिसएडवांटेजेस। और तीसरा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फैक्टर्स दैट डिस्ट्रॉय द बाइंडिंग इफेक्ट। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड 4 मेजर फैक्टर्स। सो अगर वीडियो थोड़ी सी डिटेल हो जाए, सो जस्ट बी अ लिटिल पेशेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो पहले जल्दी से वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट। अब मीनिंग ऑफ द प्रेसिडेंट में क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ found in judicial decisions which is given by high court or the supreme court। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? प्रेसिडेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ जो कि कहाँ मिलते हैं? जुडिशियल डिसीजंस में। कौन देता है वो जुडिशियल डिसीजंस? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इतना समझने के बाद हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, जिसका कहना है कि ये किसके द्वारा, ये जो जुडिशियल डिसीजंस है ये एज अ प्रेसिडेंट किसके द्वारा फॉलो की जानी चाहिए? सो इट इज़ बाय द सेम कोर्ट एज वेल एज सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, तो मल्टीपल हाई कोर्ट्स है ना, उन सभी को फॉलो करना है। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनको भी ये डिसीजन फॉलो करना है। अब इसका इंपॉर्टेंस, प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? प्रेसिडेंट्स बेसिकली रिप्रेजेंट द अथॉरिटी ऑफ पास्ट डिसीजंस ओवर फ्यूचर केसेस। तो ये होते हैं प्रेसिडेंट्स आर द लाइक दे आर अथॉरिटी ऑफ पास्ट डिसीजंस ओवर द फ्यूचर केसेस। ठीक है, सो ये मेन चीज़ें हमने 3 समझी। पहला हमने उसका मतलब समझा, दूसरा हमने समझा इट शुड बी दिस प्रेसिडेंट्स मस्ट बी फॉलोड बाय द सेम एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और तीसरा उसका क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज़ द अथॉरिटी ऑफ पास्ट डिसीजंस ओवर द फ्यूचर केसेस। ये 3 पॉइंट्स अगर हमने मीनिंग में समझ लिए हैं, सो नेक्स्ट चीज़ जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो पहले हम 4 एडवांटेजेस समझ लेते हैं। पहला एडवांटेज ऑफ प्रेसिडेंट है that it is bringing consistency and predictability into the legal system। जैसे कि अगर कोर्ट अपने फ्यूचर केसेस में प्रीवियसली जो उसने डिसीजंस दिए हैं उसको एडहर कर रही है और उसको वही प्रिंसिपल्स और लॉज सिमिलर फ्यूचर केसेस में यूज़ कर रही है। इससे क्या हो जाता है, जो जुडिशियल सिस्टम होता है वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेसिडेंट्स जुडिशियल सिस्टम में एफिशिएंसी लाती हैं। कैसे एफिशिएंसी लाती हैं? तो अगर फ्यूचर सिमिलर केसेस हैं, हम वही पास्ट डिसीजंस यूज़ कर रहे हैं, इससे कोर्ट का बहुत टाइम एंड एफर्ट सेव होता है इन रीलिटिगेट एंड सेटलिंग दोज केसेस, क्योंकि हमने पहले ही हमारी प्रिंसिपल्स और रूल्स मतलब इस्टेब्लिश कर लिए हैं। तो जब हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर रहे हैं विदाउट रीलिटिगेटिंग एंड गोइंग इनटू लॉट ऑफ द जुडिशियल स्टफ, तो उससे कोर्ट का टाइम एंड एफर्ट दोनों सेव हो रहा है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। 2 जुडिशियल डिसीजंस का मेन मकसद ये होता है कि वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी लाएं, बट फ्लेक्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है? अगर कोई हाई कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है, नाउ इट इज़ मे बी लाइक इट कैन बी ओवरटर्न्ड और ओवर रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द सुपीरियर कोर्ट्स। तो वो इससे क्या होता है कि अगर वो जो डिसीजन है या फिर कोई प्रेसिडेंट है विच इज़ फ्लॉड, एरनियस है, या फिर करंट सोसाइटी के डायनामिक्स के हिसाब से इट इज़ इररेलेवेंट, तो उसको वो ओवरटर्न कर सकते हैं। सो दिस लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर्स कि जो लीगल सिस्टम है वो करंट सोसाइटल नीड्स के हिसाब से इवॉल्व हो रही है। फिर इसके बाद जो आखिरी इसका एडवांटेज है वो है डिटेल्ड रीजनिंग। डिटेल्ड रीजनिंग, जब भी कोई जुडिशियल डिसीजन पास किया जाता है तो उसकी एक बड़ी डिटेल्ड सी रीजनिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोअर कोर्ट्स एंड द सेम कोर्ट्स के लिए वो एक गाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि अगर ऐसे ही सिमिलर केसेस आ रहे हैं तो हम उसको कैसे नेविगेट कर सकते हैं। तो अगर हमने ये सारे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स समझ लिए, लाइक आई जस्ट वांट टू रिवाइज इट वंस। पहला है कंसिस्टेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, दूसरा है एफिशिएंसी हो जाता है, वही हम प्रेसिडेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा टाइम एंड एफर्ट दोनों सेव हो जाता है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, द सुपीरियर कोर्ट्स कैन ओवरटर्न इफ़ दे आर नॉट रेलेवेंट। और आखिरी है डिटेल्ड रीजनिंग, जो कि एक गाइडिंग फैक्टर बन जाता है फॉर द फ्यूचर केसेस। अभी हम इसी के कंटिन्यूएशन में 3 उसके डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं। रिजिडिटी, अभी क्या होता है, कभी कभी हम इस कोशिश में रहते हैं कि हम जो भी लॉज हैं उसको
प्रेडिक्टेबल बनाएंगे, कंसिस्टेंट बनाएंगे, बट उस चक्कर में ना हम बड़े रिजिड हो जाते हैं कि भाई केस ऐसा है, इसमें यही हमें सिस्टम यूज़ करना है। बट कहीं ना कहीं जब हम बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, सो इट एक्चुअली rigidity can bring unjust decisions as well. So कहीं ना कहीं it should not be very rigid, it should be a little bit flexible as per the societal dynamics. जैसे चेंज हो रहे हैं तो वैसे ही डिसीजंस को या प्रेसिडेंट्स को थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। सेकेंड इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। हमने पता है एडवांटेजेस के लास्ट पॉइंट में पढ़ा था डिटेल्ड रीजनिंग। अब ये जो डिटेल्ड रीजनिंग है ये लीगल प्रोफेशनल्स के लिए या फिर ये लोअर कोर्ट्स के लिए बड़ी ही एडवांटेजेस होती है, बट ये जो कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज होती है ना, ये कॉमन मैन के लिए एक्सेसिबल नहीं हो पाती है, वो उसके लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। दैट इज़ वाई इट मेक्स दीज प्रेसिडेंट inaccessible to the common man because they are not able to understand it. नहीं समझ आता है भाई, ठीक है। और आखिरी डिसएडवांटेज इसका ये है ओवरटर्निंग ऑफ प्रेसिडेंट्स। ओवरटर्निंग ऑफ प्रेसिडेंट्स मतलब कि देखो, अगर हमने जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला एडवांटेज है उसको ओवरली यूज़ करके हाई जो सुपीरियर कोर्ट्स है वो बार बार जो प्रेसिडेंट्स या फिर जुडिशियल डिसीजंस को ओवरटर्न करते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लाइक इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन एंड इंस्टेबिलिटी। और जबकि जो प्रेसिडेंट है उसका सारांश ही ये है कि हमें लीगल सिस्टम में थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी बनानी है, बट कॉन्स्टेंट overturning and overruling of the judicial decisions can actually dwindle the main cause of precedence. तो that is it is a disadvantage. उसके बाद अगर आपको इतना समझ गया तो हम क्विकली एक बार डिसएडवांटेजेस को एक बार रिवाइज करेंगे। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि वो डिसीजंस कभी कभी रिजिड हो सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये बड़े कॉम्प्लेक्स इन अंडरस्टैंडिंग होते हैं फॉर द कॉमन मैन। और तीसरा डिसएडवांटेज है कि कंटिन्यूस ओवरटर्निंग ऑफ प्रेसिडेंट्स कैन समटाइम ब्रिंग कन्फ्यूजन एंड इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो अभी तक हमने मीनिंग समझ लिए जिसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझे थे। उसके बाद हमने 4 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस समझ लिए हैं। अब उसके बाद वी आर गोइंग टू गो इनटू द नेक्स्ट सेक्शन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द 4 मेजर फैक्टर्स दैट एक्चुअली वीकन द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स। सो फर्स्ट इज़ द एब्रोगेशन ऑफ डिसीजन। अभी देखो इस बात को समझो, एब्रोगेशन मतलब होता है वेन कैंसलेशन और एनलमेंट ऑफ डिसीजन। अभी ये जब भी कोई भी डिसीजन को कैंसिल कर दिया है, सो डेफिनेटली उसका जो बाइंडिंग इफेक्ट है या तो वो कम्प्लीटली नलिफाइड हो जाएगा, राइट, या तो वीकन हो जाएगा। बट ये जो कैंसलेशन है ये 2 तरीक़ों से की जाती है। पहला तरीका है लेजिस्लेटिव एब्रोगेशन और दूसरा तरीका है जुडिशियल ओवररूलिंग। ठीक है, जुडिशियल एब्रोगेशन भी कह सकते हैं। सो जो एब्रोगेशन है दैट इज़ लेजिस्लेटिव एब्रोगेशन में आ जाता है कि एक न्यू स्टैट्यूट आया, जो पुराना प्रेसिडेंट है अगर वो उसके कॉन्ट्राडिक्टिंग है तो वो डेफिनेटली एनल हो जाएगा बिकॉज द न्यू स्टैट्यूट इज़ गोइंग टू प्रिवेल, सो दैट इज़ गोइंग टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ये हो गया लेजिस्लेटिव एब्रोगेशन। फिर दूसरा है जुडिशियल ओवररूलिंग, मतलब कि अगर हायर कोर्ट्स को लग रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट है या जो जुडिशियल डिसीजन है ये कहीं ना कहीं अनजस्ट है, फ्लॉड है, एरनियस है, तो उसको वो ओवर रूल कर लेती है, तो जिसको बोलते हैं हम जुडिशियल एब्रोगेशन। ये हो गया पहला तरीका ऑफ वीकनिंग द इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट। अब दूसरा तरीका आ जाता है इनकंसिस्टेंसी विद द अर्लियर डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट्स। नाउ व्हेनेवर द लीगल हायरार्की कैसी होती है कि जो लोअर कोर्ट्स है उसको डिसीजंस प्रेसिडेंट्स ऑफ हायर कोर्ट्स को रेफर करना होता है, दैट इज़ प्रीवियस जुडिशियल डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट्स को रेफर करना होता है। अगर वो कोई ऐसा डिसीजन पास कर रहा है दैट इज़ इनकंसिस्टेंट विद दैट, सो उसका वो जो बाइंडिंग इफेक्ट हो जाता है वो वीकन हो जाता है। तीसरा है एरनियस डिसीजंस। अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन पास किया है विच इज़ अनजस्ट है या फिर उसकी रीजनिंग फ्लॉड है, ठीक है, सो अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, उसकी एरनियस डिसीजन है, सो डेफिनेटली द बाइंडिंग इफेक्ट इज़ गोइंग टू वीकन। आखिरी जो उसका फैक्टर ऑफ बाइंड लाइक वीकनिंग द बाइंडिंग इफेक्ट है दैट इज़ चेंज सर्कमस्टांसेस। ना लेट इज़ अंडरस्टैंड सोसाइटी एक बड़ी डायनामिक चीज़ होती है, इट इज़ गोइंग टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, ठीक है। और अगर कोई ऐसा प्रेसिडेंट है विच इज़ नॉट सूटिंग एज पर द करंट सोसाइटल नीड्स, तो इवेंचुअली उसकी जो इफेक्ट है लाइक द इम्पैक्ट विच इज़ गोइंग टू हैव इज़ गोइंग टू बी
irrelevant and that is why उसका जो बाइंडिंग इफेक्ट है दैट इज़ गोइंग टू वीकन. सो अभी हमने 4 फैक्टर्स समझ लिया. आई जस्ट क्विकली रिवाइज इट फॉर यू. तो एक है चेंज सर्कमस्टेंसेज हो गए. दूसरा है कि अगर कोई एरेनियस डिसीजन है तो फिर वो उसके लिए वो मतलब इट इज़ गोइंग टू बी इररेलेवेंट अगैन. फिर उसके बाद आ गया इनकन्सिस्टेंट टू द अर्लियर डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट्स. और आखिरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एब्रोगेटेड डिसीजंस. ओके, सो दीज वर द 4 factors that destroy the binding effect of precedents. So that's all for today's video. Thank you so very much for watching. If you actually liked it, do not forget to subscribe. तब तक के लिए keep smiling. Bye bye.